करा सर। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम विज्ञान। हेलो सर, आवाज आ रही है ना? हाँ विज्ञान येते का सर पाठ आवाज। क्रमांक। आवाज आ रही सर, आप पढ़ाइए। विज्ञान का लेसन पढ़ेंगे और पाठ का नाम है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। या अगर आप स्क्रीन पे देखते रहे तो इस पे देखो, दिख रहा है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। इसके पहले का जो लेक्चर हुआ था उसमें आनुवंशिक और उत्क्रांति इसके बारे में हमने देखा था, और उसके बारे में जो भी टीचर थे उन्होंने आपको पढ़ाया था। फिर भी आगे का चालू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा रिवीजन करता हूँ। उसमें से हमने पॉइंट देखे थे। जो पार्ट था हमारा आनुवंशिकता और उत्क्रांति, उसमें हमने आनुवंशिकता और आनुवंशिकता का बदल, मतलब आनुवंशिकता क्या रहती है कि एक जो जीव रहता है, जीव में से कुछ जो बदल रहे थे, सब कुछ जो आनुवंशिकता रहते हैं वो बदल एक गुण दूसरे में जाते हैं। मतलब हमारे मम्मी पापा रहते हैं तो मम्मी पापा के गुण हमारे अंदर, तो आनुवंशिकता बदल रहता है। उसके बाद उस प्रतिलेखन, भाषांतर तथा स्थानांतर, मतलब हर जो जीव रहेगा उसका भाषांतर अलग रहेगा, स्थानांतर अलग रहेगा। स्थानांतर मतलब स्थान रहता है। उसके बाद उत्क्रांति होती है। उत्क्रांति इसका मतलब क्या, जहां भी सजीव जाता है उसमें उस परिस्थिति के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या होता है, बदल होता है। बदल होता है इसका मतलब क्या, वो प्रगति करता है। ये पॉइंट्स हमने पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखे। अब इसके आगे का जो हमारा पार्ट है, आगे के जो घटक है, वो घटक है डार्विन का सिद्धांत, उसके बाद लेमार्कवाद, उसके बाद जाति उद्भव, और उसके बाद मानव उत्क्रांति। अब ये जो चार पार्ट है, जैसे यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, डार्विन का सिद्धांत, उसके बाद लैमार्कवाद, उसके बाद जाति उद्भव, और उसके बाद मानवीय उत्क्रांति। पहले हम डार्विन का सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद लेमार्कवाद देखेंगे, उसके बाद जाति उद्भव देखेंगे, और उसके बाद मानव उत्क्रांति। अब डार्विन का सिद्धांत क्या है? अब जब हम डार्विन का सिद्धांत देखेंगे तो उनका जीवन परिचय हमें मालूम होना जरूरी है। अब डार्विन का सिद्धांत, इसका मतलब डार्विन कौन थे? तो डार्विन एक बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, विज्ञान शास्त्रज्ञ। उन्होंने क्या किया, देखो, उनका पूरा नाम है चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। उनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स रोबर्ट डार्विन। उनका जन्म हुआ था 1899 में। और हेलो हेलो हाँ बोला हेलो। सर। हाँ येतोय सर हाँ आवाज सर, आवाज येतोय? येतोय सर हाँ येतोय। येतोय ना? हाँ. तर त्यांचं येतोय सर। पूर्ण, सॉरी, उनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। हे एक इंग्रज शास्त्रज्ञ, ये इंग्रज शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने जो जीव शास्त्र, जीव इसका मतलब क्या, उसमें जो प्राणी और वनस्पति रहते, प्राणी में सजीव, प्राणी और वनस्पति, जो ये जीव है उनके बारे में उन्होंने संशोधन किया था। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जब चार्ल्स डार्विन छोटे थे, मतलब 10-15 साल के थे, तो उन्होंने एक सफर, मतलब एजुकेशन उनका चालू ही था, पढ़ाई चालू ही थी। पढ़ाई चालू करते करते उनको भौगोलिक परिस्थिति घूमने के लिए उनको एक अवसर मिल गया। तो उन्होंने 10 से 12 साल जो 7 खंड है उसमें से 2-3 खंड के जगह गए थे, और उन्होंने वहां से जीव और सजीव, उनकी अनेक प्रजाति, उनकी प्रजाति मतलब अलग अलग प्रकार की जातियां रहती है। वनस्पति में अलग अलग प्रकार की जाति रहती है, प्राणी में अलग अलग प्रकार की प्रजाति रहती है। तो वो प्रजाति है, उनका उन्होंने संशोधन किया। और संशोधन करने के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत माना था कि हर एक जो सजीव है, हर एक जो प्राणी है, उनमें अलग अलग प्रकार के कुछ ना कुछ अलग है, या कुछ ना कुछ साम्य है। साम्य इसका मतलब समान है। तो उन्होंने उनका निरीक्षण किया, और उन्होंने उनके बुक में, मतलब आगे बुक का नाम दिया है, उस बुक का नाम, उसमें उन्होंने लिखा है। तो ये जो सारी बातें हैं, वो सारी बातें उन्होंने चार्ल्स डार्विन सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है, तो वो हम पहले देखें। पहले हमें क्या देखना था कि उनका परिचय, मतलब चार्ल्स डार्विन कौन है। तो एक उत्क्रांति का सिद्धांत उनको क्यों कहा गया है कि उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रजाति, प्राणी हो या वनस्पति हो, उनका
ये देखो यहाँ लिखा है स्क्रीन में, अगर आप देखते, यहाँ देखो जैसे मैंने कहा उत्क्रांति का सिद्धांत, इसका मतलब क्या, प्रतिपादित सजीवों की सभी प्रजातियों का एक समान पूर्वज में से क्रमशः एवं हजारों वर्ष के कालखंड में विकसित हुए। इस विकास के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जिम्मेदार, ऐसे उन्होंने प्रतिपादित। मतलब उन्हें बहुत सारी प्रजातियां, प्रजाति मतलब अलग प्रकार के वनस्पति संशोधन किया था और उसके बारे में लिखा था, वो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। तो उन्होंने वो उनमें क्या लिखा है, उनका सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत हम क्या करेंगे, देखेंगे। अब हम डार्विन का सिद्धांत देखें। अब डार्विन के सिद्धांत में क्या है, देखें, विविध प्रदेश विविध प्रदेश के प्राणी और वनस्पति के असंख्य नमूने लिए और निरीक्षण किए। अब ये जो पहला वाला में देखो, विविध प्रदेश के प्राणी मतलब वो अलग अलग जगह गए और वहां के प्राणी और जो वनस्पति है उनके असंख्य मतलब बहुत सारे नमूने लिए। नमूना इसका मतलब क्या, कि एक एक घटक जिस परिसर में वो जाते थे, भौगोलिक परिस्थिति में या वातावरण में जाते थे, वहाँ अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते। विविध प्रदेश मतलब अलग अलग जगह, और असंख्य सर, नमूने मतलब बहुत सारे, मतलब प्राणी के और गणेश सर, वनस्पति के भी उन्होंने नमूने लिए और उसका निरीक्षण किया। अब निरीक्षण किया है इसका मतलब क्या, कि उनमें हर एक चीज उन्होंने ढूंढा कि ये दो वनस्पति ने अगर मैंने लिया तो उनमें क्या साम्य है, दो प्राणी लिया तो उनमें क्या साम्य है, मतलब ये सारी चीजें वो क्या करते थे, निरीक्षण करते थे। और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया। वो सिद्धांत क्या तैयार किया, वो देखिए, प्राकृतिक चयन। मतलब उन्होंने क्या किया, उसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हेलो भी कहते हैं। गणेश जो सर. सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अब हॅलो. सक्षम का मतलब क्या, हाँ हेलो, हा सर, स्क्रीन दिसत नाही तुमची. स्क्रीन शेअरिंग दिसत नाही. सर स्क्रीन शेअर आहे ना, फक्त फोटो दिसतोय तुमचा. एक मिनिट, सर दिसतंय का, हा. हेलो, हा. ओके ओके ओके. ओके ओके, हाँ पुन्हा पुन्हा हे करतो मी, फिर से बताता हूँ, शायद स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। देखो अब फिर से देखते हैं डार्विन का सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा है कि विविध प्रदेश के प्राणी और वनस्पति का उन्होंने असंख्य नमूने लिए। अब मैं ये फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि स्क्रीन शो नहीं हो रहे थे वहां था, इसलिए मतलब अलग अलग जगह हो गए, अलग अलग जगह के प्राणी वनस्पति उनका उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने एक सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी उसे हम कहते हैं। तो क्या है उस सिद्धांत में, तो जो सक्षम होते हैं वही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। सक्षम इसका मतलब मजबूत। देखो कोई भी प्राणी, कोई भी वनस्पति, देखो बड़े बड़े जो जंगल रहते हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो छोटे जो पेड़ रहते हैं वो बड़े होने के लिए उनको मतलब सूर्य प्रकाश या कुछ किरणों उनके तरफ नहीं जाते तो वो बड़े नहीं हो पाते। लेकिन जो बड़े रहते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब सक्षम इसका मतलब स्ट्रॉन्ग, सक्षम इसका मतलब क्या, मजबूती। जिसके शरीर के अंदर प्राणी हो तो उसके शरीर के अंदर, वनस्पति हो तो पेड़ के अंदर वो ताकत रहती है। उस ताकत की वजह से वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनमें बदलाव हो जाता है, मतलब वो सक्षम होते हैं। अस्तित्व, अस्तित्व कौन तैयार करता है, जिसके अंदर मजबूती रहती है, उसके अंदर ताकत रहती है, वही अपना अस्तित्व आगे लेके जाता है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, कभी कभी अभी अगल बगल में या मूवीज में देखते रहेंगे
कि जो जिसके पास पैसा ज्यादा रहता है वो बलवान रहता है, मतलब वो हर एक चीज कर सकता है, मतलब वो उसका अस्तित्व निर्माण करता है। अब जिसके पास पैसा नहीं उसका अस्तित्व नहीं, उसके पास भी अस्तित्व रहता है, लेकिन जो दूसरा वाला है उससे थोड़ा कम रहता है, मतलब ताकत जो रहती है, पैसे की ताकत उसकी ज्यादा रहती है, उसकी कम रहती है। जो बड़े वाला खरीद सकता है वो छोटा वाला नहीं कर सकता, ये फर्क है अस्तित्व। आगे और एक, हाँ जैसे मैंने पहले कहा था कौन से बुक से लिया है, ये सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत क्या है, जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ये उन्होंने हर जगह घूमने के बाद, अलग अलग प्राणी और अलग अलग वनस्पतियों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, और उसकी पूरी जानकारी है। उन्होंने ये जो बुक है, देखो कौन सा बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये जो बुक है, उन्होंने ये जो सिद्धांत है उस बुक में लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये देखो पुस्तक का नाम यहाँ मैंने लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इस बुक में डार्विन का जो सिद्धांत है उस बुक में से लिया गया है। अब ये जब सिद्धांत उन्होंने तैयार किया तो उसके बाद और एक चीज उन्होंने कहा, क्या कहा था कि सजीव सभी सजीव असंख्य मात्रा से पुनरुत्पादन करते हैं। मतलब जो सजीव रहता है वो पुनरुत्पादन करते हैं, मतलब नया दो पैर रहेंगे तो उसमें से एक नया जन्म ले लेगा। मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है, एक इंसान से दो इंसान बनता है, एक प्राणी से दो प्राणी बनते हैं, एक पेड़ से दो पौधे बनते हैं। मतलब हर जगह पुनरुत्पादन होता है, और पुनरुत्पादन तो वो जो संख्या रहती है वह अमर्याद रहती है। जैसे देखो अगर आप खेती करते होगे तो खेती करते समय एक बीज अगर आपने जमीन में बोझ दिया तो उसके बहुत सारे ऊपर अगर वो पेड़ आ जाता है, जैसे गेहूं हो, ज्वार हो, तो उसको अगर आपने जमीन के अंदर ये कर दिया, बोझ दिया, तो ऊपर वो जो फसल बड़ी हो जाती है तो उसके जो दाने रहते हैं वो असंख्य रहते हैं। मतलब उसका पुनरुत्पादन होता है। मतलब एक दाने से आपको 20-25 से ज्यादा आपको दाने मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन। असंख्य इसका मतलब अमर्यादित। हम तो ज्वारी का है, इसका मतलब हम गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर आपकी जमीन रहेगी तो आप गिन नहीं सकते। मतलब उसका पुनरुत्पादन होता है बहुत सारी संख्या। सभी सजीव एक दूसरे की प्रतियोगिता करते हैं। देखो जो सजीव रहते हैं वो प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता मतलब जैसे अभी T20 की प्रतियोगिता चल रही है ना, उसी तरह हर सजीव एक दूसरे के इसमें क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। अनुकूल और विशेष गुण धर्म धर्म के सजीव जीवित रहते हैं। अनुकूल इसका मतलब क्या, देखो जहाँ अनुकूल है वहाँ वातावरण एक घटक जो रहता है उसके ऊपर परिणाम करता है। अब जहाँ या देखो अनुकूल, इसके लिए वातावरण बहुत जरूरी है। जिस वातावरण में आप है वो वातावरण आपको सूट रहता है तो वो उसमें से आप क्या जाएंगे, उभर जाएंगे, और आपका आप अपना अस्तित्व दिखाएंगे। गुणधर्म, विशेष गुणधर्म मतलब उस जगह जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति अलग अलग प्रकार के उन्होंने जो निरीक्षण कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ, तो वहां उनको टिकने के लिए उसमें एक विशेष अलग प्रकार के गुण होने चाहिए, है ना। तो जब गुण उनके अंदर रहेंगे तो ही वो क्या होगा, उनका अस्तित्व वहां रहेगा। इसलिए वो क्या कहते हैं कि अनुकूल और विशेष गुणधर्म ही क्या करते हैं, सजीव को जीवित रखते हैं। उसके लिए प्राकृतिक परिस्थिति जो रहती है वो भी जरूर रहती है। जैसे कि ठंडी के मौसम में, जहाँ ठंड के प्रदेश है वहां के लोग को उनको आदत होती रहती है। मतलब अगर हमने देखा तो आनुवंशिकता अगर हम देखेंगे, जहाँ ठंडी जैसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सॉरी ऊपर यहाँ हम हिमाचल प्रदेश इस तरफ जो है वो ठंडी बहुत है, श्रीनगर उस तरफ हम जाएंगे तो वहां के लोगों को ठंडी का मौसम मतलब वो उनको आनुवंशिकता है, उनको वो सहन हो जाती है। लेकिन हम नीचे भाग वाले जैसे महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, इधर के लोग अगर उधर जाएंगे तो उनको सूट नहीं होगा। हम ले लेंगे कंबल या जैकेट ले लेंगे, लेकिन उनकी तरह जो सहन करने की जो आनुवंशिकता उनके अंदर है उतनी आनुवंशिकता हमारे अंदर नहीं रहती। और वो गुणधर्म भी उनके ही अंदर रहता है। क्यों उनके अंदर रहता है, क्योंकि उनके गुण, उनके माता पिता के गुण उनमें क्या होते हैं, उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए उनकी आनुवंशिकता और उसके गुणधर्म क्या रहते हो, वैसे के वैसे रहते हैं। मतलब ये पूरा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में डार्विन ने ये सारी बातें, अगर हमें याद रखना है उसमें तो ये दो ही बातें याद रखना है। क्या दो बातें याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत माना है कि जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।
क्या याद रखना है हमें डार्विन के सिद्धांत में? जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ये दो ही लाइन आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। देखो रेड कलर से आप पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं, जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर और कुछ लिखना है तो कौन से बुक से लाए? तो ओरिजिन ऑफ पेसिस में से उन्होंने संशोधन किया है, उसमें वो लिखा था। और क्या उन्होंने बताया है कि सभी सजीव असंख्य मात्रा से क्या करते हैं? पुनरुत्पादन करते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सभी सजीव एक दूसरे को प्रतियोगिता करते हैं, कौन सबसे आगे जाएगा, कौन जीतेगा, ये प्रतियोगिता रहते हैं। जैसे अभी T20 की प्रतियोगिता चल रही है उसी तरह। उसके बाद अनुकूल और विशेष गुण धर्म के सजीव जीवित रहते हैं, मतलब अनुकूल परिस्थिति रहती है या विशिष्ट गुण रहते हैं, वही क्या रहते हैं? सजीव जीवित रहते हैं। ये क्या है? डार्विन का सिद्धांत। हेलो सर, आवाज येतो का? हेलो आवाज येतोय सर, आवाज येतोय आवाज तुमचा. येतो ना? अब इसके बाद, अब देखो, कोई भी चीज अगर होती, कोई भी घटना अगर होती है तो उसको विरोध होता ही है। उसी तरह जैसे डार्विन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत माना तो कुछ लोगों ने उनको विरोध भी किया। अब विरोध क्यों किया? उसमें कुछ दिक्कत थी क्या? मतलब कुछ लोग रहते हैं कि उनमें कुछ ऐसा दिखाई देते। देखो, कौन सी भी चीज अगर हम ढूंढ लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ये सही, लेकिन बाकी लोगों को भी वो सही सही लगना चाहिए। अभी डार्विन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो बात की, वो उत्क्रांति की है, उत्क्रांति का ही सिद्धांत है, सबसे बड़ा उत्क्रांति के लिए माना जाता है। जो सिद्धांत है सबसे बड़ा उत्क्रांति के लिए माना जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको ऐसा लगा कि ये सिद्धांत उत्क्रांति के लिए अच्छा नहीं है। तो क्यों अच्छा नहीं है? तो यहाँ और एक पॉइंट, और एक पॉइंट है इसमें, जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते हैं। देखो, जीवित सजीव क्या करते हैं? पुनरुत्पादन कर सकते हैं। डार्विन के सिद्धांत में 2 पॉइंट रहे, वो मैं बता रहा हूँ। अपनी भिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति निर्माण करती है। जो ज्यादा प्रजाति रहती है, प्रजाति मतलब जाति रहती है, घटक रहता है, वो घटक क्या करता है? अपनी भिन्न विशेषताएं, अलग अलग प्रकार के विशेषताएं रहती है, उससे वो प्रजाति क्या करती है? निर्माण हो जाती। अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि डार्विन सिद्धांत को कुछ लोगों ने विरोध किया। अब क्यों विरोध किया? कि प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं हो सकता। प्राकृतिक चयन मतलब प्राकृतिक की भौगोलिक परिस्थिति रहते हैं, उनको हम चयन करके, वही एक मुद्दा है कि उससे उत्क्रांति हो सकती है। अलग अलग भी मुद्दे हो सकते हैं कि जिससे क्या कर सकता है? उत्क्रांति हो सकती है। मतलब आधारभूत अंग नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। लेकिन डार्विन जो साइंटिस्ट डार्विन है, उन्होंने क्या कहा था कि अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु है उनमें कुछ ना कुछ साम्य रहता है। साम्य रहता है इसका मतलब क्या? अनुवंशिकता जो गुण रहते हैं, मतलब मम्मी पापा के गुण उनके बेटे में आ जाते हैं, उसी तरह प्रकृति का जो पेड़ पौधे, यहाँ आने वाले पेड़ पौधे हैं वही पेड़ पौधे हैं, लेकिन जो दूसरी जगह पेड़ पौधे आएंगे, सिर्फ वहां उनका वातावरण चेंज हो जाएगा। वातावरण मतलब भौगोलिक परिस्थिति चेंज हो जाएगी, लेकिन वो गुण वैसे के वैसे रहेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन बाकी के कुछ लोग थे तो उनका कहना था क्या था? कि प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं हो सकता, ऐसा उनका कहना था। अब दूसरा मुद्दा क्या था? उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तन का स्पष्टीकरण नहीं दिया। मतलब जो भी उन्होंने संशोधन किया, जो भी घटक या सजीव थे, उनका उपयोग या निरुपयोग, जैसे कि कोई सजीव निर्माण सजाति निर्माण करता है, न्यू सजाति निर्माण करता है, तो उसके उपयोग और निरुपयोग क्या रहेगा, उसका स्पष्टीकरण जो डार्विन है उन्होंने नहीं दिया, ऐसा उनका मानना था। ये वाला देखो, उपयोग तथा निरुपयोग परिवर्तन का स्पष्टीकरण दिया नहीं है, ऐसा उनका मानना। अब किसी भी घटक में अगर परिवर्तन होता है तो एक तो परिवर्तन, इसका मतलब धीरे धीरे होने वाला बदल या जलद गति से होने वाला परिवर्तन।
लेकिन परिवर्तन जब हम देखते हैं तो परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और कोई कोई चीज रहती है उसमें जलद रहता है। तो उन लोगों का मानना था कि धीमी गति से होने वाला परिवर्तन और जलद गति वाला होने वाला होने वाला परिवर्तन, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। मतलब डार्विन ने जो सिद्धांत माना है, सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा है, जो सक्षम है वही अस्तित्व रख सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं स्पष्ट किया कि धीमे गति से होने वाला परिवर्तन और गति से होने वाला परिवर्तन, इसका उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसलिए कुछ लोग उसको विरोध कर रहे हैं। ये जो 4 पॉइंट है, 1 2 देखो 1, इसमें क्या है, प्राकृतिक चयन आधारभूत अंग नहीं, ये पहला वाला है। दूसरे में उपयोग तथा निरुपयोग परिवर्तन का स्पष्टीकरण नहीं है, तीसरा है। और चौथा जो है, दूसरा है। तीसरे में धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, और चौथे में जलद गति से होने वाला परिवर्तन। ये 4 मुद्दे हैं। इन 4 मुद्दों के लिए लोग क्या करते हैं, जो कुछ लोग हैं वो उनको क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। फिर भी जो डार्विन का सिद्धांत है, वो डार्विन का सिद्धांत उत्क्रांति के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है। यहाँ देखो लिखा है, ये सिद्धांत मोल का पत्थर साबित हुआ। मोल का पत्थर, इसका मतलब इन्होंने जो सिद्धांत तैयार किया था, सिद्धांत, ये जो विरोध है वो विरोध से भी बड़ा है। मतलब जो उन्होंने ढूंढ लिया वो 99% क्या था, सही था। और इसलिए डार्विन का जो सिद्धांत है, वो डार्विन का सिद्धांत क्या है, मोल का पत्थर साबित। क्यों साबित हुआ? क्योंकि जिस जगह जाते हैं अनुकूल परिस्थिति रहती है, वातावरण रहता है, हर जगह सिर्फ क्या होता है, पेड़ पौधे चेंज हो जाते हैं, पेड़ पौधे वही रहते हैं, लेकिन क्या होता है, वातावरण भौगोलिक परिस्थिति रहती है, वो भौगोलिक परिस्थिति ही क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसी के कारण हमें लगता है कि उनमें बदलाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ के पेड़ है वह दूसरी जगह रहेंगे, लेकिन सिर्फ वहाँ क्या रहता है, भौगोलिक परिस्थिति मतलब वातावरण वो क्या रहता है, चेंज रहता है। जो क्या है, एक जगह है, ऐसा और एक बार से मैं आपको बता देता हूँ डार्विन सिद्धांत को विरोध क्यों हो गया। पहला वाला पॉइंट, प्राकृतिक चयन यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है, मतलब क्लाइमेट, भौगोलिक परिस्थिति। दूसरा, उपयोग तथा निरुपयोग परिवर्तन का स्पष्टीकरण नहीं दिया। जो भी आधारभूत उत्क्रांति के जो घटक थे उनका उपयोग और निरुपयोग का स्पष्टीकरण नहीं दिया, ऐसा उनका मानना था। तीसरा, जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन धीमे गति से होता है या जलद गति से होता है, उसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, ऐसा मानना था। फिर भी ये जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या है, हमारे लिए और पूरे जग के लिए मोल का पत्थर बताया है, मतलब साबित हुआ। ये पूरे जो पॉइंट हमने देखे वो क्या है, डार्विन के सिद्धांत के। देखो यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डार्विन का सिद्धांत है, सॉरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम शॉर्ट में है। पढ़ाई करते समय समझना बहुत जरूरी है, वो चीज क्या है, वो घटक क्या है, उसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। समझने के बाद लिखना एक अलग रहता है, और पाठांतर करके लिखना अलग है। समझ लिया तो आप उसमें लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए कौन सा भी घटक रहेगा तो उसको समझ लीजिए पहले, और समझ लेने अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट। अब जैसे हमने कहा था कि हमने 4 पॉइंट देखने हैं, तो पहला वाला था तो उत्क्रांतिवाद है। अब उसके बाद है लैमार्कवाद। अब लैमार्कवाद थोड़ा स्क्रीन थोड़ा
सर स्क्रीन दिख रही है क्या सर? हॅलो हा दिसते सर, दिसते. हॅलो हा दिसते स्क्रीन सर दिसत आहे स्क्रीन. का? स्लाइड भी मैंने बनाई है, लेकिन आपको एक बुक का एक पेज हो मैं दिखाता हूँ। लैमार्कवाद पढ़ने से पहले ये लैमार्कवाद जो है मतलब वो साइंटिस्ट है, उनके बारे में पहले परिचय करेंगे और उसके बाद लैमार्कवाद क्या है वो हम देखेंगे। ये स्क्रीन को अगर देखते हैं तो यहाँ दिख रही है, देखो परिचय वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ये जो साइंटिस्ट है उनका है लेमार्क मतलब ये सिद्धांत है। तो उत्क्रांति के पीछे इन सजीवों का प्रयत्न जिम्मेदार होता है, ऐसा विचार लैमार्क उन्होंने रखा है। मतलब जो सजीव रहते हैं उन सजीव का प्रयत्न मतलब एक कौन से भी घटक अगर रहेगा, जीव जंतु रहेंगे, तो वो खुद कितना प्रयत्न करता है उसके ऊपर, उसकी जिम्मेदारी के ऊपर वो क्या रहता है, वो सिद्धांत है, ऐसा उनका कहना है। मतलब अगर मैं 100 मीटर की दौड़ है, अगर 100 मीटर की दौड़ अगर मुझे जीतनी है तो मुझे खुद को प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो हम हुसैन बोल्ट, उसके बाद दीप्ति, सॉरी पीटी उषा, उसके बाद अभी विराट कोहली, इन लोगों को अगर हम देखते तो वो मेहनत करते हैं और मेहनत का फल उनका मिलता है। मतलब प्रयत्न करने के बाद, प्रयास करने के बाद आपको वो मिल जाता है। तो प्रयत्न के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, मतलब हर एक इंसान आपके लिए जिम्मेदार है, ऐसा उनका कहना। इस फ्रेंच वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक प्राणी अथवा वनस्पति अपने जीवन काल के दरम्यान परावर्तित होता है और उनकी अगली पीढ़ी में ये परिवर्तन पहुंच जाता है। उन्होंने क्या कहा है कि प्राणी या वनस्पति हो, जो उनमें परिवर्तन होता है वही परिवर्तन क्या होता है, अगले पीढ़ी में जाता है, ऐसा इनका सिद्धांत है। देखो यार अपने, या मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, प्राणी अथवा वनस्पति अपने जीवन काल के दरम्यान परावर्तित होते हैं और उनको अगली पीढ़ी में यही परिवर्तन पहुंचाया जाता है। अगली प्रत्येक पीढ़ी में से सभी परिवर्तन होते हैं, ऐसा कहना है। मतलब शॉर्ट में अगर हमें बताना है तो हम क्या बताएंगे कि परिवर्तन, एक घटक का दूसरे घटक में परिवर्तन होता है और वो पूरी तरह से क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऐसा उनका कहना। किसका कहना है? तो जीन बास लैमार्क, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने परिवर्तन के बारे में कहा। मतलब परिवर्तन मतलब क्या, वनस्पति और प्राणी और वनस्पति, इनके अंदर जो कुछ गुणधर्म रहते हैं उनका परिवर्तन उनके आगे वाली जो पीढ़ी रहती है उनमें वो सारे गुण परावर्तित होते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कब होते हैं, वो खुद अपने लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, तब उनमें क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ये उनका क्या है, जीवन परिचय। उन्होंने जो कुछ लेमार्कवाद है उसमें कुछ बातें बताए वो है। अब हम उसके डिटेल में देखेंगे। मैं स्क्रीन देखता हूँ, क्या है देखिए। उत्क्रांति होते समय सजीव के शरीर रचना में सजीव के शरीर रचना में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन सजीव ने किए गए प्रयत्न अथवा आलस पर निर्भर रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंद्र का उपयोग अनुपयोग सिद्धांत कहते हैं। देखो लैमार्क, ये जो साइंटिस्ट है लैमार्क, उन्होंने क्या कहा है, उत्क्रांति होते समय मतलब जब उत्क्रांति होगी उस समय सजीव के शरीर, मतलब प्राणी हो या सजीव में प्राणी हो या वनस्पति हो, उसके शरीर रचना में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है इसका मतलब बदल होता है, परिवर्तन इसका मतलब बदल होता है। यह परिवर्तन सजीव ने किए गए प्रयत्न, मतलब सजीव जो है उसको खुद को परिवर्तन प्रयत्न करना चाहिए। अगर आलस, मतलब परिवर्तन में दो घटक आएंगे, एक आएगा प्रयत्न और एक आएगा आलस। अगर प्रयत्न अच्छी तरह से रहेगा तो उसी तरह वो परिवर्तित हो जाएगा। अगर आलस रहेगा तो आलस भी रहेगा, फिर भी वो क्या हो जाएगी, वो उसके ऊपर निर्भर रहेगा। मतलब प्रयत्न किस तरह से किया है या उसमें कुछ आलस किया है तो उसके ऊपर वो क्या रहता है, परिवर्तन निर्भर रहता है। उसी को क्या कहते हैं, इंद्रिय का उपयोग अनुपयोग सिद्धांत कहते हैं। मतलब आपके इंद्रिय का उपयोग आपने किसी तरह किया, किस तरह किया है, या अनुपयोग, उपयोग इसका मतलब यूज करना, उपयोग कैसे किया, अनुपयोग मतलब उस इंद्रिय का, इंद्रिय का, इंद्रिय इसका मतलब अवयव। देखिए इंद्रिय इसका मतलब हमारा शरीर है, शरीर में अलग अलग प्रकार के अवयव है, आप जानते हैं। तो अवयव का आपने किस तरह प्रयोग किया है, उपयोग किया है या अनुपयोग किया है,
उसके ऊपर आपका क्या रहता है, ये सिद्धांत रहता है। जैसे यहाँ मैंने देखो चित्र दिखाया है, जिराफ है, 1 2 3। अब इस चित्र में अगर हम देखते हैं तो इस चित्र से ये हमारा सिद्धांत प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या कहा है, देखो उत्क्रांति होते समय सजीव की शरीर की रचना में परिवर्तन या प्रयत्न शरीर में किए गए प्रयत्न। अब ये जो जिराफ है, इस प्राणी का नाम क्या है, देखो ये जिराफ है। अब ये जिराफ क्या कर रहा है, ये पेड़, ये देखो ग्रीन कलर का है ना, ये पेड़ खा रहा है। अब पेड़ के पत्ते खा रहा है। अब पेड़ के पत्ते खाने के लिए वो अपनी जो मान है ना, ये देखो मैं ब्लिंक या कर रहा हूँ रेड से, ये मान ऊंचा कर रहा है। अब क्या हो गया, वो पेड़ का जो टहनी थी, मतलब वो उसको नहीं आ रही, तो वो अपनी मान क्या कर रहा था, ऊपर कर रहा था। देखो जैसे जैसे डाली ऊपर गई है, वैसे वैसे उसकी मान ऊपर चली गई। अब ये एक ही बार नहीं हुआ, ये एक बार हुआ है क्या, नहीं, इसको वो कंटिन्यू चलता रहा। मतलब वो खाने के लिए वो मान ऊपर करता रहा, ऊपर करता गया, और उसके वजह से उसकी वो क्या बन गई, आदत बन गई। इसलिए जिराफ जब भी पेड़ पौधे खाते हैं तो वो मान ऊपर करके ही क्या करता है, खाता है। मतलब उसने वो प्रयत्न किया, उसने क्या किया, प्रयत्न किया कि वो पेड़ के पौधे खाने के लिए मुझे मान ऊंचा करना चाहिए। अगर वो प्रयत्न नहीं करता तो उसकी मान नीचे रह जाती। मतलब उसने प्रयत्न किया है, इसलिए वो क्या हो गया, ऊपर हो गया। और एक एग्जाम्पल है लोहार। लोहार इसका मतलब जो सलिया वगैरह वो बनाता है ना, उसके कंधे अगर आप देखेंगे ना, बहुत मजबूत रहते हैं। अब बहुत मजबूत रहते हैं इसका मतलब क्या, वो जो लोखंड रहता है, सलिया रहता है, उसके ऊपर वो घन रहता है। घन घन आपने देखा है कि नहीं बताओ, पीछे लकड़ी रहता है और आगे लोखंड का ये रहता है, ज्यादा रॉड रहता है, उसमें अटैच रहता है लकड़ी को। और वो क्या करता है, लोखंड गर्म करता है और उसके ऊपर अब घुमा फिरा के उसके ऊपर क्या करता है, मारता है। मतलब उससे उसके क्या होता है, खंधे मजबूत होता है। अभी एक बार उसने किया तो उसके खंधे मजबूत नहीं हुए। तो उस लोहार का काम है कि जब भी कोई लोखंड का टुकड़ा आ जाता है तो उसे वो गर्म करता है, और गर्म करने के बाद उसको वो मारता है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, कितनी 200 200 200 बार, बहुत बार मारता है। तब जाके उसके खंधे क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। मतलब उसने क्या किया कि प्रयत्न किया, मतलब उसमें बदल क्या, खुद ने उसमें, तो वो जाके उसके खंधे क्या हो गए, मजबूत हो गए। यहाँ भी देखो जिराफ है, जिराफ ने अपनी मान ऐसे ऊपर कर दी, तब वो पेड़ उसको पेड़ के टहनी जो है, तब उसके मुंह में आके, मतलब मुंह उस तरफ गया, उसके वो खाने को मिला। मतलब ये जो दो एग्जाम्पल, और भी है। पानी में बतख रहता है, अगर आपने देखा होगा तो उसके पैर को अगर आपने देखा होगा तो 2 उंगली के बीच में एक पर्दा रहता है। अगर आपने देखा होगा तो किसी तालाब में वगैरह आप घूमने के लिए गए होगे तो देख लीजिए, तो उसके ये रहता है। मतलब ये सारी चीजें जो है वो उनके साथ है और उनका उपयोग करते हैं। और उसलिए वो प्रयत्न, आलस नहीं करते, वो प्रयत्न करते, वो उसके ऊपर वो क्या रहता है, निर्भर रहता है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि सजीव ने किया हुआ किए गए प्रयत्न अथवा आलस पर क्या रहता है, उसके शरीर का इंद्रिय मतलब क्या, कि उसके शरीर के अवयव भाग जो रहते हैं उसके ऊपर उपयोग किया तो वो मजबूत बने, अगर उपयोग नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब उसका कुछ फायदा नहीं हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर में एक अपेंडिक्स है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो यहाँ कमर के ऊपर, यहाँ देखो राइट साइड में अपेंडिक्स रहता है। वो हमारे शरीर में कुछ नहीं, उसका कुछ काम नहीं है। लेकिन जब वो फूटता है, कुछ होता है तो दर्द हो जाता है। उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन अनुपयोग है, अंदर नहीं, अंदर का भाग है। ठीक है। उसी तरह आपको हर एक इंद्रिय मतलब अवयव का उपयोग करना चाहे, ऐसा कहना है। लेकिन अब उपरजित विशेषता की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होती है। उपरजित विशेषता है, इसका मतलब क्या, कि देखो ऊंट अब ऐसा बाण ऊपर करके खाना खाता तो वही उसकी आदत क्या हो गई, आगे वाली पीढ़ी में गई। अब लोहार का है तो लोहार में से कुछ जो लोग रहते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने लोहार का काम करते हैं, वो व्यवसाय कौशल्य है, वो भी क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। मतलब ये उपर्जित विशेषता है। मतलब इसका मतलब क्या है, जिराफ की विशेषता है, लोहार की विशेषता है, बदक की विशेषता है, वो क्या हो गई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो गए, संक्रमित हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, उपर्जित परिवर्तन का संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो भी प्राणी है या वनस्पति है, उनकी विशेषता है, उनके गुणधर्म अगर अगले पीढ़ी में परावर्तित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्तन का संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तन मतलब बदल, परिवर्तन मतलब क्या, बदल।
तो बदल का हम क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। अब स्वयं में लाए गए परिवर्तन को नई पीढ़ी को हम नहीं दे सकते। अब देखो यहाँ तक ही, ये दूसरा पॉइंट है। ये लेमार्कवाद में ये 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट याद रखने। ये तो सिद्धांत है उनका, उसके लिए एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम के बाद और एक उन्होंने सिद्धांत कहा है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि उपर्जित विशेषताएं, मतलब हर एक प्राणी, हर एक वनस्पति की जो विशेषताएं रहती है, वो विशेषताएं क्या होती है, अगले पीढ़ी में जाती है, और उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत है। लेकिन ये जो परिवर्तन रहता है वो खुद का परिवर्तन रहता है, परिवर्तन अंदर के गुणों का रहता है, मतलब मम्मी पापा से ट्रांसफर होके बच्चों में आया हुआ। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक्स था कि स्वयं लाए गए परिवर्तन, मतलब मैंने कुछ, अगर मेरे जैसे मेरा स्वभाव बहुत तीखा है, और मेरे स्वभाव में मैंने परिवर्तन किया, मैंने शांत बनाया, तो अगले पीढ़ी में नहीं जाएगा। मतलब स्वयं में लाए गए परिवर्तन को नई पीढ़ी में नहीं दे सकते। मतलब मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, अगर मैंने गुस्सा कंट्रोल किया तो अगले वाले पीढ़ी जो जनरेशन होगी उसमें गुस्सा कम हो जाएगा, मतलब ये वाला जो गुण है वो गुण ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ये विशेषता है उसको परिवर्तित नहीं, क्यों नहीं होगी, कि वो मैंने स्वयं खुद में मैंने ट्रांसफर, मैंने खुद में मैंने परिवर्तन किया है। मतलब खुद से, स्वयं इसका मतलब खुद, स्वयं इसका मतलब क्या, खुद से किया हुआ परिवर्तन जो रहता है वो दूसरे आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाता। जो हमारे अंदर के गुण रहते हैं उनका परिवर्तन आगे वाली पीढ़ी में जाता है। याद रखिए, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी क्या है, कि स्वयं लाए गए परिवर्तन, स्वयं मतलब मैंने कुछ परिवर्तन किया है। हाँ, क्या परिवर्तन किया है, जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे वो शांत करना है, तो मैंने उसको कंट्रोल कर दिया, है ना। जैसे नाना पाटेकर कहता है कंट्रोल, उसी तरह मैंने वो उसको कंट्रोल कर दिया। अब कंट्रोल किया इसका मतलब क्या है, कि मैंने मेरे लिए कर दिया, अब वो आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं जो खुद से मैं करता हूँ वो परिवर्तन अगले वाले पीढ़ी में नहीं जाता। ये इस ये जो लेमार्कवाद है इसका एक ये प्रूव नहीं कर पाया, मतलब ये जो पॉइंट है वो प्रूव नहीं कर पाए। ये वाला बराबर है कि उपर्जित विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है कि मैं जो परिवर्तन करता हूँ अगले वाले पीढ़ी में नहीं जाता। उसके लिए हम थोड़ा बुक का एक पेज देखेंगे, ये वाला है, या मैं ग्रीन कलर ब्लू कलर से करता हूँ। विशिष्ट स्वरूप के प्रयत्नों से शरीर का अंगों का विकास अथवा प्रयत्न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं लाए गए और परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दे सकते। इसके बारे में जांच की गई तो लेमार द्वारा किया गया सिद्धांत गलत साबित। मतलब लेमारवाद का सिद्धांत गलत क्यों साबित हुआ, क्योंकि कुछ विशेषताएं, कुछ गुणधर्म एक दूसरे एक, जो मैं खुद करता हूँ परिवर्तन, वो परिवर्तन दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता, इसलिए लैमार्कवाद का जो सिद्धांत है वो क्या हो गया, गलत साबित। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि लैमार्कवाद का सिद्धांत गलत क्यों साबित हुआ, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हमारे गुण परिवर्तित होते हैं, लेकिन जो खुद के हुए परिवर्तन दूसरे पीढ़ी में नहीं जाते, इसलिए लैमार्कवाद का सिद्धांत क्या हो गया, गलत साबित। या देखो पिंक कलर से ब्लू कलर से देखो, या जब मैंने, अगर आप स्क्रीन देख रहे होगे तो इसमें है। अब जो हमने देखा कि
ये लैमार्कवाद का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमित होता है ऊपर। देखो ये जो है वो पूरा लैमार्क सिद्धांत है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो, अब उसके आगे का जो पॉइंट है हमारा लैमार्कवाद के बाद जाति उद्भव, वो हम सर स्क्रीन दिख रही ना? हेलो, हाँ दिख रहा है सर, स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ। अब देखो उसके बाद का जो पॉइंट है उसके बाद है जाति उद्भव। अब जाति उद्भव इसका मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के जाति निर्माण शब्द में ही है। या मैं देखो ब्लू किया है मैंने। प्राणी और वनस्पति की भिन्न जातियों का निर्माण यह उत्क्रांति का एक परिणाम है। उत्क्रांति इसका मतलब क्या है कि बदल हो जाता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होना इसका मतलब क्या, बार बार हम शब्द देख रहे हैं। परिवर्तन इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ नया होता है। परिवर्तन मतलब क्या, कुछ ना कुछ नया होता है। उसी तरह प्राणी और वनस्पति विविध जातियों का निर्माण यह क्या है, उत्क्रांति का परिणाम। प्राकृतिक नीचे द्वारा फलन फलनक्षम संतान निर्माण करने वाले संयोग के समूह को जाति कहते हैं। फलनक्षम इसका मतलब जिससे न्यू पीढ़ी जनरेशन होती है, संतान निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस समूह को जाति कहते हैं। पेसिस, इंग्लिश में उसे पेसिस कहते हैं। जाति इसका मतलब क्या कि फलनक्षम, फलनक्षम म्हणजे जिससे न्यू जनरेशन तैयार हो जाती है, न्यू जाति तैयार हो जाती है, उस समूह को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में बढ़ती है। मतलब जो भी जाति निर्माण हो जाती है वो जाति, उसके लिए भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग। डार्विन के सिद्धांत में हमने देखा कि भौगोलिक परिस्थिति जो रहती है वो भौगोलिक परिस्थिति हर जगह अलग अलग रहती है। उसी तरह प्रत्येक जाति मतलब हर एक जाति विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में बढ़ती है। अब भौगोलिक परिस्थिति मतलब क्या क्या आता है उसमें, देखिए आहार, विहार, फलन क्षमता। फलन क्षमता इसका मतलब प्रजनन। फलन क्षमता इसका मतलब क्या, प्रजनन। समागम काल आदि भिन्न होता है। मतलब एक जाति इसकी जो रहेगी उसमें, और जहां भी जाएगी उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं। एक रहता है आहार, इसके बाद रहता है विहार मतलब खाने की क्षमता, विहार मतलब घूमना, फलन क्षमता इसका मतलब प्रजनन। उसके बाद समागम काल मतलब हर एक क्या रहता है, अलग अलग रहता है। क्यों अलग अलग रहता है, क्योंकि उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या रहती है, अलग रहती है। इसलिए हर जाति की जो भी क्षमता रहती है, आहार की क्षमता रहेगी वो अलग रहेगी, विहार का रहेगी वो भी अलग रहेगी, प्रजनन क्षमता वो भी अलग रहेगी, समागम काल वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बन गई। परंतु एक अब देखो ये एक जाति के बारे में देखा, अगर हमें दूसरी जाति के बारे में देखना है तो दूसरी जाति कैसे निर्माण होती है। देखिए एक जाति से दूसरी नई जाति निर्माण होने के लिए जनुकीय बदल जिम्मेदार होता है। इस प्रकार के भौगोलिक तथा पुनरुत्पन्नीय बदल में भी बदलाव भी जिम्मेदार होता है। देखो जैसे डार्विन का सिद्धांत है, मैंने पहले ही कहा था कि डार्विन का सिद्धांत जो है वो उत्क्रांति के लिए मूल्यवान माना जाता है। मूल्यवान मतलब उनका कार्य बहुत बड़ा है। देखो यहाँ भी आ गए, क्या शब्द आ गए, जैसे हमने कहा था पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादनीय बदलाव मतलब जो पुनरुत्पादन होता है उसमें जो बदलाव होता है वो भी क्या रहता है, जिम्मेदार रहता है। ऐसा जाति उद्भव में, जाति उद्भव में क्या याद रखने का कि जाति उद्भव ये फलन क्षमता निर्माण करने वाला जो समूह रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं।
जाति इसका मतलब क्या, जो फलन क्षमता, प्रजनन क्षमता तो संतान निर्माण करने वाला जो समूह रहता है उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। हर जाति अलग अलग भौगोलिक भौगोलिक परिस्थिति, हर जाति का अलग अलग आहार रहता है, अलग अलग विहार रहता है, अलग अलग फलन क्षमता, इसका मतलब प्रजनन क्षमता रहता है। समागम एक भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। लेकिन जब दूसरी जाति निर्माण करनी पड़ती है तब दूसरी जाति के लिए हमें क्या जरूर रहता है, जनुकीय बदलाव जिम्मेदार रहता है। जनुक रहते हैं हमारे शरीर में, वो क्या रहता है, वो उसके बदलाव के लिए जिम्मेदार रहते हैं, ये जाति उद्भव में। इसी प्रकार सजीव में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन, जाति उत्पन्न होता। कालांतर मतलब कुछ काल के बाद क्या होता है, जाति परिवर्तन होता है और जाति उद्भवन होता। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो इसमें दो ही बातें याद रखना कि समूह किसे कहते हैं, समूह इसका मतलब जाति किसे कहते हैं, और जाति में अलग अलग जाति के जो भौगोलिक परिस्थिति है उस हिसाब से जाति का आहार विहार समागम और प्रजनन रहता है जाति। उसके बाद मानवीय उत्क्रांति। अब मानवीय उत्क्रांति के बारे में बोल गए तो देखो, पहले हम मानवीय मतलब मानवीय हो गए बदल। हम देखे पहले सब, अगर हमने हमको अगर किसी ने मंकी कहा तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, माकड़ कहा। लेकिन हमारे जो ये हमारा जो बदल हुआ है वो माकड़ से हुआ है। अब मतलब हम पूर्वज में, अभी नहीं। तो ये देखो, यह जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें देखिए मानव वंश का प्रवास, मतलब बंदर, उसके बाद धीरे 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 धीरे, मतलब क्या है कि जब हम बंदर से इंसान बने, इसका मतलब क्या है कि हमने उस समय, मतलब देखो पूछ, अगर मंकी बोन पीछे रहता है हमारे यहाँ, पीठ पीछे मंकी बोन रहता है, लेकिन पूछ हमें नहीं रहती। पूछ हमें इसलिए नहीं रहती कि उसका यूज करना, मतलब हमने यूज ही नहीं किया, तो वो जो अवयव निष्क्रिय हो गए और वो वहां से निकल गए। जैसे जैसे हम पहले पहले चित्र में देखे तो हमें देखो कैसे पेड़ पे थे, उसके बाद पेड़ का सहारा हमने छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ा हम सीधे हो गए, मतलब धीरे धीरे हमने उसमें क्या किया, बदलाव किए, परिवर्तन किया। डार्विन का सिद्धांत, परिवर्तन किया। और क्या कि हमारा अवयव, जैसे हम इंद्रिय का उपयोग हमने नहीं किया, किसका इंद्रिय, कौन से इंद्रिय का उपयोग हमने नहीं किया, कि जो पूछ है उसका हमने यूज नहीं, कुछ यूज नहीं किया, तो वो जो अवयव हो निकामी हो गया और वो गिर गया। इसका मतलब मानवीय उत्क्रांति हुआ। इसका मतलब क्या कि मैंने मेरे इंद्रिय अवयव इनको क्या किया, इनका यूज किया अच्छी तरह से, मतलब प्रयत्न किया, और उसी वजह से मेरे अंदर क्या हुआ है, परिवर्तन। हमारे अंदर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन करने के लिए, जैसे लेमार्कवाद है, उन्होंने कहा कि इंद्रिय का हर एक भाग जो अवयव रहेगा, प्रयत्न और असफल, इसके ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। मानव ऐसा है कि उसने वो बहुत प्रयत्न करता है, बहुत मतलब बहुत, इसलिए वो आज इस जगह पे है। जैसे मंकी था तो उसने बहुत धीरे 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 उस अवयव को यूज नहीं किया तो खत्म हो गया, तो उसमें हमारा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यही परिवर्तन इंसान को आगे आगे लेके जा रहा है। अगर आप इसमें देखते हैं तो आपको ये समझ में, ये मानव की चित्र है। मतलब इसमें मानव उत्क्रांति में इतना, ह्यूमन इवोल्यूशन में सिर्फ बदल कैसे हो गया ये इसमें है, बाकी उसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। मतलब जो हमने आज देखा था, क्या क्या पॉइंट्स देखे थे, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत में हमने क्या दिया, सक्षम होना जरूरी है। लेमार्कवाद में हमने क्या देखा, लेमार्कवाद में हमने देखा कि हमारे इंद्रियों को उपयोग करना चाहिए। उसके बाद प्रयत्न और असफल, इसके ऊपर भी लेमार्कवाद निष्पन्न है। उसके बाद विशेष जो गुण रहते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी उन्होंने कहा। जाति उद्भव में क्या है, जाति उद्भव में ये है कि एक जाति दूसरे में जाति में परिवर्तन होना है, तो उसके लिए जनों की बहुत जरूरी है। उसके बाद जाति, इसका मतलब क्या, जिसके पास प्रजनन क्षमता रहती है उसे हम जातीय समूह कहते हैं। उसके बाद मानव उत्क्रांति, मानव उत्क्रांति के लिए तीनों जो पॉइंट है, डार्विन का सिद्धांत, लेमार्कवाद और जाति उद्भव, ये तीनों जरूरी। क्यों जरूरी है,
कि डार्विन के सिद्धांत ने क्या कहा था, परिवर्तन जरूरी है, मतलब सक्षम जरूरी है। लैमार्कवाद में उन्होंने, जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा था कि हमें प्रयत्न करना चाहिए और हमारे जो इंद्रिय है मतलब अवयव उनका भी उपयोग करना चाहिए। और जाति इसका मतलब समूह, जब कोई कोई भी घटक समूह में रहता है तो प्रगति करने के लिए उसको उस घटक से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मानव उत्क्रांति के लिए डार्विन का सिद्धांत, लैमार्कवाद और जाति उद्भव, ये चारों के तीनों पॉइंट मानव उत्क्रांति के लिए जरूरी। इसी तरह आज के पॉइंट में हमने डार्विन का सिद्धांत, ये पूरा डार्विन का सिद्धांत है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया हो तो फिर भी ले लीजिए। इसके बाद डार्विन को विरोध क्यों हो गया, ये वाले, सॉरी, उसके बाद लैमार्कवाद है, और उसके बाद जो बुक के पेज थे उसका, ये जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट यहाँ। इसी तरह आज का लेक्चर जो है वो खत्म हो गया। आप सभी घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, और कोरोना के इस महामारी में जितना हो सकता है ऑनलाइन पढ़िए, बाहर आने की जरूरत नहीं है। मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आपके लिए बहुत सारी सुविधा आपको दे रही है ऑनलाइन, तो आप उसका यूज कीजिए और आप घर पे रहिए कोरोना के महामारी में, और आपका ख्याल रखिए। इसी तरह हाँ आज का लेक्चर, हेलो, हाँ बच्चों, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। आपको इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। स्क्रीन शेयर बंद कर दो। हाँ सचिन, पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा बोलो। सर, ये डार्विन का सिद्धांत अगर पेपर में पूछा गया तो हम लोग को मतलब जैसा आप बताए वैसे ही लिखना है क्या सर, मन से? हाँ हाँ, देखो देखो ये वाला है, एकदम शॉर्ट में है बेटा। ये वाला देखो स्क्रीन पे, अगर आप दिख रहे हैं सर स्क्रीन दिसत आहे ना सर? हो, दिसत आहे दिसत आहे। हेलो सर, स्क्रीन हाँ दिसत आहे? दिसत आहे। हाँ हो, सर, हाँ दिसत आहे। पापा, हाँ ये देखो ये वाला एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। जो सक्षम होता है वही अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ये वाला सिद्धांत। इसके साथ ये वाले और ये 2 पॉइंट, मतलब ये भी लिखा तो भी बहुत हो गए, ऐसा है। कितना मतलब पॉइंट जो, लिखना है? हाँ बोलिए। कितना पॉइंट लिखना है मतलब सर, डार्विन के सिद्धांत में मतलब कितना पॉइंट लिखेंगे देखो तो 3 वाला, मतलब? ये देखो, हेलो, हाँ ये सर। देखो 1 2 और 3, ओके सर। 3 पॉइंट। ओके, सब में ऐसे ही करना है ना सर? हाँ बोलिए। सभी में मतलब ये भी लैमर का सिद्धांत, ये सब भी वही हाँ करना है? लेमार्क का देखो, ये लेमार्क ये वाला, ये देखो लेमार्क, ये वाला जो पॉइंट्स दिए हैं, देखो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो आप जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे उतना आपको मार्क मिलता है। ओके, थैंक यू मैंने सर। पढ़ाते समय एक सेंटेंस बीच में बोला था कि समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद जो समझ में आया वो अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। विज्ञान एक ऐसा है कि आप अपना भी भाषा में लिख सकते हैं, ऐसा है। तो ये वाले जो पॉइंट है, जितने आप शॉर्ट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट शब्द जितने उसमें आ जाएंगे, वो मार्क्स के लिए बहुत वैल्यूज रखते हैं। तो ये शॉर्ट्स में है। हाँ सोहेल, पूछो बेटा। सोहेल, सोहेल पूछना चाहते हो क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हो सोहेल? पूछना जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।
माधुरी है